हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो थोड़ा कोल्ड का असर है, अभी एक छींक आई है, उसके लिए एक्सक्यूज मी। और आप बिल्कुल जो है पूरी एनर्जी के साथ इस क्लास को लेते रहेंगे, चाहे मेरी एनर्जी थोड़ी कम लगे। तो ये एनसीईआरटी का जो है स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स नोट्स मेकिंग आंसर राइटिंग सीरीज है। तो ये जो सीरीज मैंने चलाई है, तो इसमें मैं पहले एनसीईआरटी करा रही हूँ, फिर स्टैंडर्ड बुक्स करेंगे और नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलेंगे और आंसर राइटिंग भी साथ साथ करेंगे। तो मैंने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो है ये आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है। मेंस, मैं पूरा कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप। ठीक है, बिना स्पेस का आप डालेंगे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, पर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो आप मतलब स्मॉल लेटर समझते हैं ना, स्मॉल ABCD। तो यहाँ पर लिख के आपको भेजना है। तो अभी एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 6 में कंप्लीट करा चुकी हूँ, हिस्ट्री में, पॉलिटी में भी क्लास 6 कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। अब हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री में शुरू कर रही हूँ। इसी तरह मैं पूरा आपका क्लास 6 से लेकर और मैं 12th तक ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज आपकी कराऊंगी। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के लिए क्लास 6, 7th, 8th और 12th, इतना ही आपका इंडियन हिस्ट्री के लिए है। 9th, 10th, 11th, जो 9th है, 10th है, 11th है, ये इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, कुछ इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक्स हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। तो मेनली आपको अगर कोर इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं 6 to 12, 6 to 8 और प्लस 12th। ये है आपका पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री, 6 to 8 और 12th। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि वो आपका जीएस पेपर वन का ये आपका सीरीज है, उसका एक पार्ट है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी 9th, 10th, 11th भी मैंने पढ़ाया भी है, मैंने पहले भी पढ़ाया है, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 9th और 10th कराया था। मैं दोबारा से कराऊंगी। ये तो मतलब ये देखो, ये सीरीज है 2021 के लिए, 2021 और 2022 के लिए ये सीरीज है। तो रिपीट तो होगी ये चीज़ें। भाई एक टीचर क्या करता है, एक टीचर अपने विषय को हर बैच में उसी विषय को बार बार पढ़ाता है, थोड़ा सा अपडेट करके, जो लेटेस्ट ट्रेंड देखते हुए, अपडेट करते हुए एक टीचर बार बार उसी सिलेबस को पढ़ाता है। आपकी तरह कितने सारे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं, चले जाते हैं, और एक टीचर उसी सब्जेक्ट को, उसी सिलेबस को हर बैच में पढ़ाता रहता है। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद पहले भी मेरी इस एनसीईआरटी की क्लास ली होगी, और इसमें ज़्यादा लोग नए होंगे जो अभी पहली बार मेरे से इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज जो कि मैंने ये शुरू किया हुआ है, ये मैं पूरा कंप्लीट आप लोग का कराऊंगी, पूरा एनसीईआरटी। फिर शुरू करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स, और नोट्स मेकिंग तो आपको साथ साथ करना है, और आपको याद होगा मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ देती चलती हूँ। तो अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आकर आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको यहाँ पर आकर अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर कुछ तो फ्री लेशंस हैं, जैसे आप यूट्यूब पर ले रहे हो वैसे वहाँ पर लेते हो, पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है।
आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट, क्विजेज, खूब सारा मतलब प्रैक्टिस आपको मिल जाता है। आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाता है यहाँ पर। और अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है कि आपका सिंगल सब्सक्रिप्शन पूरे अनअकैडमी के भीतर आपको एक्सेस देता है। जितने एडुकेटर्स हैं उनको पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड करो, वीडियोस डाउनलोड करो, अनलिमिटेड, जितना मन आए उतना करो, कोई समस्या नहीं है। आपको रोका नहीं जाता है कि आप इतने ही क्लास ले पाओगे। तो आप एक सेशन को जब तक समझ में नहीं आई 10 बार लो। एक सब्जेक्ट के आप 10 एडुकेटर्स के पीडीएफ डाउनलोड करो, सब चलता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करो आप अनअकैडमी का, यहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन आपको यहीं पर लेना है। और यहाँ पर 100+ टॉप के एडुकेटर्स हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पूरा का पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर कराया जाता है इसमें। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, पूरा A to Z, ये पूरा सिलेबस सिस्टमैटिक तरीके से कवर करने के लिए आपको अनअकैडमी पर आना है। 2 तरीका है अनअकैडमी पर आने का, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको लाइव क्लास से टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है पूरे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के साथ। ये आपका 44,550 रुपये में 12 मंथ्स का और 64,800 में 24 मंथ्स का मिलता है मेरे इस कोड के साथ। एक तरीका और है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो प्लस वाली सारी फैसिलिटीज़ तो आपको मिलती ही है। एडिशनल आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो डेली आपका मेंस का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराता है, स्टडी प्लानर, आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है। आपको एडिशनल एक ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, उसके अलावा एक ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा आपसे। और वहाँ पर आपको रोज डेली का आपको करेंट के क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस, आपको वहाँ पर पूरा का फीडबैक मिलता है कि आप कैसा लिख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। ये सब आपको 57,600 में 12 मंथ्स का और 89,100 में 24 मंथ्स का आपको मिलेगा मेरे इस कोड के साथ। तो मेरे आप कोड के साथ आते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको मेरी तरफ से, कंप्लीट सॉरी। तो जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अभी चल रहा है अनअकैडमी पे वो ये है। और इसमें जो है आपका ये जो चार्जेस हैं वो ये हैं, 1 मंथ का 5,000, 6 मंथ का 22,000 और 12 मंथ्स का 27,500। इससे कम तो मत लेना। और 24 मंथ का 40,000 है, 36 मंथ का 50,000। तो आपको कम से कम 1 साल के लिए इसमें लेना होगा। और आप जीएस के साथ लेना चाहते हैं, हालांकि कंप्लीट ही ठीक रहेगा आपके लिए, और नहीं तो अगर सिर्फ ऑप्शनल का लेना चाहते हैं वो भी चलेगा। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड के साथ। मेरा कोड क्यों यूज करना है आपको? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उन सभी स्टूडेंट को हम एक फैमिली बन चुके हैं और हम हर स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हुए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सारे स्टूडेंट्स चलते हैं। और साथ में मैं जहाँ जहाँ पर आप फंसते हो वहाँ खड़ी रहती हूँ। तो मैं जो विषय पढ़ाती हूँ वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही, साथ में बेस्ट टीचर कौन सा है जिससे आपको दूसरे विषय पढ़ने हैं वो भी मैं आपको अनअकैडमी पर बताऊंगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि यूपीएससी किसी एक एडुकेटर से, यूपीएससी की पूरी तैयारी किसी एक एडुकेटर के साथ आप नहीं कर सकते।
कारण बहुत सारे हैं इसमें। यूपीएससी हर विषय में स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट चाहता है आपसे चाहता है कि आपकी हर विषय पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। और जो भी एडुकेटर होता है, टीचर होता है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, आखिर वो कितना टाइम दे सकता है आपको। तो वो कुछ ही विषय पर आपको उस स्पेशलाइजेशन के साथ, उस मतलब एक विशेषज्ञ तरीके से वो कुछ ही विषय में आपको गाइड कर पाता है। तो उसके कुछ अपने, हर एडुकेटर के अपने कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो जितना बेहतर वो अपने कोर सब्जेक्ट में आपको गाइड करेगा, वो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं। वैसे यूपीएससी की तैयारी आप जब करते हो और यूपीएससी के लिए जब आप पढ़ाते हो, तो आपको सभी विषय का ज्ञान होता ही है, आपको सभी विषय का ज्ञान होता है। बस आपको क्या करना होता है, उसमें अपने को जो है, मैंने क्या बोला, फर्क बस एक ही होता है। ये सभी विषय का ज्ञान हर एडुकेटर को होता है, पर फर्क क्या होता है, उसके कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं, उसके कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें उसको महारत हासिल होती है, और आपको वैसा ही टीचर चाहिए। तो ऐसे एडुकेटर्स अनअकैडमी पर बहुत हैं जिनको अपने अपने विषय में महारत हासिल है। तो आप जब अनअकैडमी पर आते हो तो आपको ये एडुकेटर्स मिलते हैं, और हर विषय में आप स्पेशलाइज तरीके से तैयारी कर पाते हो। तो वही मैं कह रही थी कि मेरे अपने कुछ कोर विषय हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, एथिक्स, ये मेरे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। ये तो मैं पढ़ाती हूँ आपको, साथ में आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किससे पढ़ने हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको, कि कौन एडुकेटर है जो आपको उसमें एकदम बेस्ट तरीके से गाइड करेगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है। आप कहते हो ना कि अनअकैडमी पे 100+ एडुकेटर्स हैं, किन से पढ़ें, तो वहाँ पर बताने वाला कोई चाहिए आपको। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप मेरे कोड को यूज कीजिए, अनअकैडमी पर आइए, और आपको वहाँ पर मैं कंप्लीट आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है, तो 7th की शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, 7th की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। आज कुछ पार्ट करेंगे और कुछ पार्ट दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। 1 सेकेंड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर 1 शुरू होता है, वो शुरू होता है कि 13वीं सदी में, मतलब पहला चैप्टर है आपका कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। वन सेकेंड, हाँ जी। तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, तो ये पूरा का पूरा जो है क्या है होता है कि मतलब 1000 साल, जैसे अगर हम लोग बात करें कि प्री मेडिवल पीरियड जो शुरू होता है, प्री मेडिवल पीरियड से लेकर आपका मेडिवल पीरियड जब स्टार्ट होता है, तो अब इसमें आपका जो इस बीच की जो घटनाएं हुई हैं, तो उनके लिए ये कहता है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये आपका जो मैंने क्या किया है, इसमें से जो मेन टर्म्स लिया है, देखो एनसीईआरटी पढ़ने का मैंने आपको क्या बताया कि एनसीईआरटी में जो आप पढ़ते हो, जैसे जो क्लास 7th में पढ़ोगे वही आपको क्लास 12th में पढ़ना है, आगे की स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ना है। पर हर बुक में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, कुछ न्यू टर्म्स मिलेंगे आपको, कुछ नई नई शब्दावलियां मिलेंगी।
तो इन नई शब्दावलियों को आपको पढ़ना है। ठीक है। आप लोग को देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? 1 सेकेंड दीजिए मुझे। 1 सेकेंड नहीं, लग जाएगा आपका। 40-45 सेकेंड हो सकता है, आदत हो गई है मुझे। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा भले ही छोटा सा दिखेगा आपको, लेकिन आपको अब ये देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। तो मैंने मेन टर्म्स लिए हैं इसमें, आपको मेन टर्म्स दिख जाएंगे। तो इन्हीं टर्म्स को आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैं टर्म्स बताऊंगी। बाकी इसी इतिहास को आपको आगे पढ़ना है। जो ऑप्शनल वाले हैं उनको तो और डिटेल में पढ़ना है, जो जीएस वाले हैं उनको भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। बस इसमें क्या करना है आपको कि जो जो मेन मेन टर्म्स है उसको याद करते हुए चले जाना है। तो जैसे इसी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था 13वीं सदी में? तो 13वीं सदी में इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। और मिन्हाज सिराज की किताब का नाम मैं बता देती हूँ आपको, तबकाते नासिरी इनकी किताब का नाम था। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने किया था। और उस समय क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो आकार था वो बहुत छोटा था, तो उनका इससे आश्रय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो बाबर जब आता है तो बाबर भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है, पर बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए करता है? तो ये पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच के इलाकों के लिए, दुआब के लिए नहीं। बाबर यहाँ के पशु पक्षी, मौसम, जलवायु, इसके लिए करता है। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हिंदू से हिंदुस्तान बना, और ये भी सिंधु शब्द से ही निकला है, ये भी सिंधु शब्द से ही निकला है। तो कैसे हमें पता चलता है मध्यकालीन इतिहास? जैसे आपने पढ़ा था हमारा अतीत, तो हमारा अतीत में आपने पढ़ा था कि पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, 6th वाला एंशिएंट। तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि आपने अतीत के बारे में कैसे जाने। तो हमने अपने इतिहास को गढ़ा है। हर देश के इतिहास को गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। तो जब इतिहास को गढ़ते हैं, बनाते हैं, तो उसका कुछ आधार बनाया जाता है, कुछ सोर्सेज होते हैं। आप कैसे पता आपको कि 13वीं सदी में क्या हुआ था, 14वीं सदी में क्या हुआ था? तो उस समय के स्रोतों को खोजा जाता है। तो अतीत काल में आपने देखा खनन किया गया, पुरातात्विक खुदाई हुई, कुछ अभिलेख मिले, प्रशस्तियां मिली, कुछ साहित्यिक ग्रंथ मिले। इसी तरह अब आप मध्यकाल में पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे उस समय इतिहास, जो मध्यकाल का जो इतिहास लिखा गया है, उसके क्या स्रोत है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये एक लघु चित्र बनते थे उस समय, मिनिएचर। एक चित्र को लघु चित्र कहा गया। पूरी की पूरी जब किताब बनी तो उसको पांडुलिपि कहा गया। तो इसमें जो लघु चित्र ये जो बना हुआ है, इसमें ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये जैसे लिख रहे हैं उस समय की घटनाओं को। होता ये था कि इतिहासकारों के दरबार में, सुल्तानों के दरबार में कुछ ऐसे लोग होते थे जो डेली के डेली घटनाओं को लिखा करते थे। उसको तारीख कहा गया, अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो वो ऐसे लिख देते थे, दोबारा से फिर लोग क्या करते थे, उसका नकल बनाते थे उसका।
तो यही ये देख के उस समय का उसको शुद्ध भाषा में इसका नकल कर रहे हैं। उस एक और आपका टर्म आता है आपके इसी चैप्टर में, विदेशी। तो मध्य युग में विदेशी किसे कहते थे? जब भारत में समुद्री रास्ते का खोज ही नहीं हुआ था, पश्चिम के लोग आते ही नहीं थे, तो भारत मध्य युग में, हालांकि उस समय विदेशी आते थे, रोम के लोग आते थे, यूनान के लोग आते थे, मध्य एशियाई लोग आते थे, पर उस समय मध्य युग में विदेशी आपके गांव के बाहर का, आपकी संस्कृति के बाहर का कोई भी व्यक्ति है तो उनको विदेशी कहा जाता था। तो विदेशी शब्द मध्य युग में किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति हो सकता था। इसी तरह आप में नस्तलिक लिपि दिया हुआ है, तो नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे। और शिकस्त लिपि, तो नस्तलिक पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि नस्तलिक क्या है इसमें से। तो ये एक लिपि है, फारसी भाषा लिखने की एक लिपि है। इसी में एक शिकस्त लिपि था, ये थोड़ा सा, और ये दाईं ओर से लिखा जाता था, दाईं ओर से ऐसे। तो ये ज़्यादा घना संक्षिप्त तो थोड़ी कठिन लिपि थी। और नस्तलिक लिपि जो है बाईं ओर से वर्ण जोड़कर लिखा जाता था, बाईं ओर से, और ये दाईं ओर से, शिकस्त लिपि दाईं ओर से। तो ये उसी लिपि में उस समय के हमें स्रोत मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा है। अब 700 से 1750 के बीच, इसी को 700 से 1750 वाला जो पीरियड है इसको मध्यकाल कहते हैं। तो 700 से 1750 के बीच इस काल में अलग अलग समय पर नई नई टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं। तो जैसे मध्यकाल जब शुरू होता है तो सिंचाई में रहट, जिसको पर्शियन व्हीलर घटा कहा गया, ये पूछा जा चुका है। तो सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेय शास्त्र, इन सब का इस्तेमाल किया गया। तो इस उपमहाद्वीप में उस समय कई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, कई तरह का उस समय खान पान भी आया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो उस समय हुए मध्य युग में। इसी में आपका दिया है कि जैसे हम लोग समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार में कि सबसे पहले भारत का इतिहास अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये जो विभाजन था, कैसे उन्होंने बांटा? हिंदू काल, तो इन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को उन्होंने मुस्लिम काल कहा, और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। तो इसमें इन लोगों ने धर्म को आधार बनाया। पर आज की डेट में अब इतिहासकार इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ धर्म एकमात्र आधार नहीं हो सकता है काल को बांटने के लिए, क्योंकि उस समय कुछ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था बदलता है, समाज बदलता है, संस्कृति बदलती है। तो इस दृष्टिकोण से जो है इस काल के विभाजन को अब बहुत कम इतिहासकार स्वीकारते हैं। ठीक है, इस समय एक समुदाय देखने को मिलता है, राजपूत। अब ये जो राजपूत है, सबसे पहले तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे बहुत सारे राजपूत कुलों का जो जन्म होता है, तो ये राजपूत कहाँ से आए? तो आप लोग आगे जाकर पढ़ते हो राजपूतों का अभ्युदय। तो राजपूत बहुत सरल भाषा में आपको समझाया गया है कि राजपूत का मतलब जिसका नाम होता है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षत्रियों को ही दिया गया था दायित्व लड़ने का। तो क्षत्रिय जो थे, जो कि सेना में ज़्यादा शामिल होते थे, तो सारे के सारे राजा नहीं हो पाते थे। जो राजा नहीं, कुछ राजा होते थे शासक बनते थे, और कुछ जो शासक नहीं बनते थे वो एक तरह से सेना में होते थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि भारत में सामंतवादी प्रथा का उदय हुआ, यानी गुप्तों के समय
जो पूरा के पूरा क्षेत्र को प्रशासक बनाकर दे दिया गया अधिकारियों को। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र उनको शासन करने के लिए मिल गया। अब वो एक सेना भी रखते हैं, यहाँ का प्रशासन भी संभालते हैं। तो गुप्त शासक जैसे ही कमजोर हुए, इन सब ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब ये यहाँ के अब शासक हैं। तो अब इनके जो पुत्र है वो राजपूत, राजा का पुत्र राजपूत कहलाए। अब इस शब्द में के अंतर्गत, इस राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा भी था, सामंत वर्ग भी था, सेनापति भी था और सैनिक भी थे। तो राजा, सामंत, सेनापति, सैनिक, ये सब के सब इस भारत, जहाँ जहाँ उपमहाद्वीप आता है तो आप समझ जाइएगा। उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है भारत, और यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट, इसको एनसीईआरटी में सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो जब भी इस उपमहाद्वीप की बात आए तो आप समझ जाइए कि भारत की बात हो रही है। तो भारत में अलग अलग शासकों की सेनाओं में ये सेवारत थे सारे, कुछ स्वतंत्र थे, कुछ सेनाओं में मतलब शासकों के अधीन कार्य करते थे। बाद में ये जितना भी ये एक तरह से लड़ाका समुदाय था, तो ये इन लोगों ने अपने को क्षत्रिय कहा और राजा के पुत्र को राजपूत कहा गया, और धीरे धीरे इनके कई कुल हुए, कई कुल, तो वही राजपूत कहे गए। इस समय एक और शब्द आप देखोगे, पर्यावास। तो पर्यावास का मतलब क्या होता है? आप जहाँ पर रहते हो तो वहाँ की जलवायु, खान पान, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, तो ये जो है आपका मतलब वो आपका आवास है, आप उसके साथ सेट हैं, आप उसके साथ एक तरह से यूज टू हैं, तो वो आपका पर्यावास हुआ। तो इस पर्यावास में परिवर्तन हुआ, उस समय पर्यावास में परिवर्तन हुआ। कई सारे जो वनवासी, जंगल काटे गए तो वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। उसमें कुछ वनवासी यानी आदिवासी जमीन की जुताई करने लग गए, कृषक बन गए। तो एक तरह से उनके पर्यावास यानी उनके रहन सहन में बदलाव आया। तो उसी समय ये अमीर खुसरो थे। 1318 में अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है। अमीर खुसरो की मतलब एक किताब नहीं, कई किताबें लिखी है, ठीक है। फिर उसमें जैसे खजाइन उल फुतूह जैसे अच्छी किताब है ये उनकी। तो इन अमीर खुसरो ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में अलग भाषा है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी गुजरात में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, मावारी तमिलनाडु, गौड़ी जो बंगाल में बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदवी, ठीक है, हिंदवी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी हिंदवी। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि यहाँ पर कई भाषाएं हैं, लेकिन पढ़े लिखों की जो भाषा होती है वो संस्कृत है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं, मतलब ये एक प्राचीन भाषा है और इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं, हर क्षेत्र में ये है। और वहाँ की पढ़ी लिखी जो जनता है, जो पढ़ा लिखा समुदाय है, वो जानते हैं। तो उस समय पढ़ा लिखा समुदाय ज़्यादा ब्राह्मण हुआ करता था। ये अब आपका ये सेकेंड चैप्टर है। तो हम लोग दूसरे चैप्टर की बात कर रहे थे। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है इसमें उन्हीं राजाओं के बारे में जिनके बारे में मैं आपको पिछले चैप्टर में बता रही थी, जो आपके एनसीईआरटी के पिछले चैप्टर में दिया हुआ है कि किस तरह से राजपूत आए। तो आपने पढ़ा राजा के पुत्र को ही राजपूत कहा गया। तो 7वीं सदी तक आते आते ये जितने भी सामंत थे, जितने भी सरदार थे, इन लोगों ने अपने को महामंडलेश्वर, त्रिभुवन स्वामी, चक्रवर्ती, ये सारी उपाधि धारण कर ली। और ये सब उपाधि धारण करके
और इन लोगों ने अपने को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये। तो इन लोगों ने अलग अलग महासामंत, महामंडलेश्वर यानी मंडल, एक प्रांत, एक एरिया, पूरे प्रांत का स्वामी। इस तरह से इन लोगों ने अपने को बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करके, और इन लोगों ने अपने को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये आपका एलोरा का इसमें पिक्चर दिया हुआ है, बॉक्स हमेशा ध्यान देना। कोई इसमें से बुक अगर आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है हर जगह इंटरनेट पर। मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी कभी जैसे बॉक्स हो तो बॉक्स को कभी अवॉइड नहीं करना है। तो ये जैसे एलोरा का ये भित्ति चित्र दिया हुआ है, तो ये एलोरा का भित्ति चित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं। तो वहां पर गुफा संख्या 15 में, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि गुफा संख्या 15 में एक भित्ति चित्र है जिसमें नरसिंह, विष्णु के अवतार नरसिंह ने एक व्यक्ति को पकड़ के रखा है। जाहिर है आप जानते हैं ये हिरण्यकशिपु है, तो इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, तो इसको ये शायद मारने जा रहे हैं। पर पढ़ा है ना आप लोगों ने प्रहलाद हिरण्यकशिपु की कहानी? प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु का बेटा थे और ये विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकशिपु ने वरदान ले रखी थी, और वरदान ये ले रखी थी हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से, शिव जी से कि मुझे कोई मार नहीं सकता, कहीं पर भी, कहीं किसी भी स्थान पर मुझे कोई मार ना सके। कोई भी जानवर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी मुझे मार ना सके और कहीं पर भी नहीं मार सके। तो इसके लिए ही हिरण्यकशिपु को मारने के लिए ही नरसिंह का अवतार लिया था विष्णु ने। तो ना ये नर थे और ना सिंह थे, तो ना ये पर जानवर हुए, ना इंसान, ना पशु पक्षी, कुछ नहीं। ये आधा नर थे आधा सिंह थे। और इन्होंने नाखून से, क्योंकि ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, उसने संभावित सारे अस्त्र शस्त्रों की मांग ली थी लिस्ट बना के, पर उसको ये नहीं मालूम था कि कोई नाखून से उसको मार सकता है। तो उसने कहा था कि कोई भी मुझे किसी भी तरह से ना मार सके। तो इन्होंने नेल से, नाखून से मारा, नाखून से मार दिया था उसको। तो ये वही ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही भीति आरेख है। ये राष्ट्रकूट काल की है एलोरा, और इसमें गुफा संख्या 15 में आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 15 में के भित्ति चित्र में क्या है, या फिर अगर ये दिया जाता है कि गुफा संख्या 15 में नरसिंह रूप को चित्रित किया गया है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक आप देखोगे तो भारत, ये ऐसे छोटे छोटे भारत ऐसे बटा हुआ था। ये पूरे मतलब इतने टुकड़े थे भारत के, इतने टुकड़े थे कि आप सोचोगे कि थोड़ा ये आपको ये सोचोगे इन द सेंस कि भाई कितने लोग शासन कर रहे थे एक इकलौते भारत पर, और ये आपके लिए थोड़ा सा याद करने में भी मुश्किल होता है। तो ये पूरा जैसे देखो, यहाँ पर जब कश्मीर में इस समय जाते हो तो कश्मीर में भी इस समय कश्मीर में वंश अलग से चल रहा है। तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ये कश्मीर में शासन करते हैं। यहाँ पर जब नीचे आते हो तो जैसे इंद्रप्रस्थ में चाहमान, यानी दिल्ली में चाहमान, दिल्ली अजमेर, ये पूरा दिल्ली अजमेर में चाहमान है, और इनका गुजरात तक ऐसे फैला हुआ है। फिर कन्नौज में गहरवाल हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, मध्य प्रदेश में परमार हैं और चंदेल हैं। मध्य प्रदेश में परमार हैं और चंदेल हैं। और उड़ीसा में उस समय, उड़ीसा में जैसे उत्कल वंश का शासन है, उत्कल वंश, गंग वंश। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पाल हैं, सेन हैं। तो ये सारे अलग अलग। यहाँ पर डेक्कन में आप जाते हो तो आप डेक्कन में जाओगे तो राष्ट्रकूट, मान लें ये राष्ट्रकूट हैं, चालुक्य हैं, चोल हैं दक्षिण में। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, पहले चालुक्यों को ही हराकर राष्ट्रकूट यहाँ पर आते हैं। तो पहले राष्ट्रकूटों का यहाँ पूरा शासन रहता है, फिर उनको हराकर राष्ट्रकूट उन्हीं के सामंत होते हैं। और अभी आप पढ़ेंगे स्थापना कैसी हुई इसकी। और तो राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराया, पूरे डेक्कन पर उन्होंने कब्जा किया। चालुक्य एक छोटे से पार्ट में रह गए, और फिर चोल आते हैं।
चोल चेर पांडे यहाँ पर शुरू से, चोल कुछ दिनों के लिए कमजोर होते हैं, फिर चोलों की 9वीं शताब्दी में 850 ईस्वी में फिर से विजयालय ने उसकी स्थापना कर दी, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से चोल चेर पांडे दक्षिण में है। तो इस समय ये हर्षवर्धन के बाद 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ये लोग शासन करते हैं। और इसके बाद डेक्कन में जो राष्ट्रकूटों की बात कर रहे थे, कर्नाटक में चालुक्यों की बात कर रहे थे, दिखाया मैंने अभी आपको। और तो ये इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिए। 1 सेकेंड। आप हंसते होंगे कि मैम 1 सेकेंड कहती है, 1 सेकेंड कितना होता है, आप हंसते होंगे। ठीक है, तो जिन राष्ट्रकूटों का भी मैंने आपको मैप में दिखाया था, अभी इनको ये देख रहे हैं आप, तो ये राष्ट्रकूट जो ये राष्ट्रकूट वंश था, जिन्होंने एलोरा जैसी ऐतिहासिक गुफा का निर्माण कराया। तो इसके स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने, ये चालुक्यों का सामंत था। चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने से इसने इनकार किया, अपने को स्वतंत्र घोषित किया और इसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। हिरण्यगर्भ का मीनिंग होता है सोने का गर्भ। तो इस यज्ञ का मतलब ये था कि जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो भी क्षत्रिय कुल में शामिल हो सकते हैं, वो भी क्षत्रिय कुल में शामिल हो सकते हैं अगर उन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ कर लिया। तो और अगले जन्म में भी आप क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे। तो ये ब्राह्मण हर व्यवस्था में उन्होंने हर चीज का तोड़ दिया। तो ये ब्राह्मणों ने ये तोड़ दिया था कि दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त करने के लिए, अगर अभी क्षत्रिय कुल में नहीं हो तो क्षत्रिय कुल में जाने के लिए और दोबारा से भी दूसरे जन्म में भी क्षत्रियत्व प्राप्त करने के लिए आप हिरण्यगर्भ यज्ञ कर लो। तो ये हिरण्यगर्भ यज्ञ दंती दुर्ग ने किया था। ये एक अलग तरह का यज्ञ था। अश्वमेध हो रहे थे, राजसूय, अग्निष्टोम, वाजपेय, इस तरह के यज्ञों का तो हम वेदों में भी चर्चा देखते हैं, पर ये हिरण्यगर्भ एक यूनिक यज्ञ था जिसको दंती दुर्ग ने किया। तो इसमें जैसे कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे मयूर शर्मन ब्राह्मण था, कदम वंश का मयूर शर्मन ब्राह्मण था, और गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक जो हरिश्चंद्र थे वो भी ब्राह्मण थे, और इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र अपना लिया। और कर्नाटक राजस्थान में इन्होंने अपने गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान में, और राजस्थान से धीरे धीरे इन्होंने पूरे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस पर स्थापना की थी। तो इन लोगों ने सफलतापूर्वक राज्य किया, जबकि ये ब्राह्मण वंश थे और इनका व्यवसाय क्या था, मतलब इनका काम क्या था, कार्य क्या था, निर्धारित वर्णाश्रम व्यवस्था में यज्ञ, पूजा पाठ और शिक्षा दीक्षा देना। पर इन लोगों ने फिर राजशाही की स्थापना की। तो ऐसे कई तरह के उदाहरण मिलते हैं। ऐसा सिंगल उदाहरण दंती दुर्ग का नहीं है कि उसने यज्ञ करके अपने को राजा घोषित किया। इसी तरह आपका यहीं पर एक बॉक्स में चोलों के बारे में दिया हुआ है कि चोलों के समय कर बहुत लगाए जाते थे। तो तमिलनाडु से एक अभिलेख मिला है और उसमें करों का 400 से ज्यादा सूचक मिलता है। जो करों का 400 से ज्यादा प्रकार के मतलब कर मिलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स मिलते हैं कर सूचक 400 से ज्यादा। तो इसमें आप जो याद रखेंगे वेट्टी। बेसिकली क्या है, नोट करते जाइए। एनसीईआरटी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म नोट करना है, इसमें मेन टर्म नोट करना है। तो वेट्टी जो है एक जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, जबरन श्रम। तो ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। और वेट्टी जबरन श्रम, और कदमई जो है ये भू राजस्व था। और मकान पर छाजन डालने वाला भी कर था। कदमई भी याद रखिएगा, कदमई। तो ये 2 वर्ड नोट कर लिया आपने।
बहुत सारे उस समय प्रशस्तियां, भूमि अनुदान मिले हैं। प्रशस्ति आप क्लासिक्स में पढ़ चुके हैं। प्रशंसा होता है, प्रशस्ति का मीनिंग होता है प्रशंसा। तो राजाओं की प्रशंसा में अभिलेख लिखे जाते थे, उनके दरबारी कवि ही लिखते थे इसको। और इसी तरह ये लोग कुछ अनुदान, भूमि अनुदान देते थे, भूमि दान देते थे, तो उसका एक ये लोग अपना रिकॉर्ड लिखवाते थे, जिसको हम मतलब जो तांबे पर होता था तो ताम्रपत्र कहलाया, पत्थर पे होता था तो अभिलेख कहलाया। तो इसमें जैसे ये राज तरंगिणी एक किताब है, उस समय खूब सारी किताबें प्रशस्ति के रूप में लिखी जाती थी तब, लेकिन राज तरंगिणी एक किताब है जिसने इस तरह से नहीं लिखा, जो इस तरह से नहीं लिखा गया है। यानी कल्हड़, इस किताब के रचनाकार कल्हड़ हैं, तो कल्हड़ ने इस किताब को वैसे नहीं लिखा जैसे किताब लिखे जा रहे थे। उन्होंने प्रशस्ति के लेखकों से अपोजिट आलोचनात्मक रुख अपनाया, और राजाओं की सिर्फ प्रशंसा न करके उन्होंने मतलब उनकी अच्छाई भी लिखी, बुराई भी लिखी। तो एक डिफरेंट, इसी को क्रिटिकल अप्रोच कहते हैं कि आप सिर्फ अच्छा मत देखो, अच्छा बुरा दोनों को बैलेंस करके देखो, दोनों देखो कि आखिर उसके शासन में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो राज तरंगिणी को कल्हड़ ने इसीलिए लिखा है, वो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है उस समय का। तो ये 12वीं शताब्दी तक का इतिहास हमें मिलता है राज तरंगिणी में। कश्मीर का इतिहास मुख्य रूप से कल्हड़ ने लिखा है, और जय सिंह के समय तक का। तो नागभट्ट, इसी तरह जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना प्रशस्ति और अभिलेख की, तो उसमें प्रशस्ति का एग्जाम्पल दिया गया कि सारे राजा प्रशस्ति के रूप में लिखा करते थे। और इसी तरह समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का आपने सुना। और फिर देखिए नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में ग्वालियर प्रशस्ति में लिखी गई है, ग्वालियर प्रशस्ति में। तो ये नागभट्ट कौन है? प्रतिहार शासक है, ये प्रतिहार शासक नागभट्ट है। तो उसकी प्रशस्ति के बारे में, मतलब उसकी उपलब्धियों के बारे में प्रशस्ति लिखी गई है। और ये मैंने कहा था भूमिदान का जो उल्लेख करते थे, ये देखो ये ताम्रपत्र अभिलेख है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सात है, मतलब 7 तरह की भूमिदान को एक ही जगह इसमें फंसा दिया गया। ये देखो रखने का जगह भी। तो ऐसे भूमिदान लोग करके लिखवाया करते थे कि फला मंदिर को फला ने दान दिया, इसके पीछे ये उद्देश्य था। लोग अपनी फैमिली के बारे में लिखवाते थे। तो इन भूमिदान प्रशस्तियों से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक और चीज ये है, आपके इस चैप्टर में दिया गया कि उस समय धन के लिए युद्ध हो रहे थे, धन के लिए, यानी पैसा। आज भी सारे युद्ध इसीलिए होते हैं, तो पैसा जमा करने के लिए, पैसे के लिए युद्ध हो रहे थे। तो जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष, उस समय कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर 3 पक्ष इस लड़ाई में थे, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। तो कन्नौज, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, और कन्नौज एक शक्ति केंद्र, एक पावर सेंटर बन गया था, पूरे उत्तर भारत को कन्नौज में रहकर नियंत्रित कर रहा था। तो 3 पक्ष थे, कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर जो लड़ाई चली उसमें 3 पक्ष थे। उसमें 3 पक्ष थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्ष लड़े कन्नौज को लेकर। तो ये काफी समय तक, काफी लंबे समय तक चला था। 300 साल तक ये लड़ाई चली थी। अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार इसमें विजयी हुए थे। तो जब भी आपसे पूछा जाए, आप आगे भी पढ़ोगे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, PPR, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, और इसमें अंतिम रूप से विजय किसकी हुई थी? प्रतिहारों की, यानी कन्नौज किसको मिला? प्रतिहारों को मिला। तो ये इन लोगों ने कन्नौज को लेकर लड़ाई क्यों लड़ी? धन के लिए युद्ध में क्यों दिया हुआ है कन्नौज को? क्योंकि कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था कि पूरा पूर्वी भारत के संसाधन, पूर्वी भारत कह रही हूँ, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर भारत के एक तरह से संसाधनों पर नियंत्रण, जिसमें दोआब का मैदान, गंगा यमुना का दोआब का मैदान जो कि बहुत उपजाऊ था। और इसी तरह से जो, अगर हम लोग पूर्वी भाग की बात करें, उत्तर भारत की पूर्वी भाग की बात करें, यानी जिधर आपका पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है और बिहार का पार्ट,
वो वहां पर संसाधन भी बहुत ज्यादा थे, तो उन संसाधनों पर कब्जा था। इसीलिए ये युद्ध चल रहा था कि जो भी कन्नौज को जीत लेता उसका पूरा एक छत्र उत्तर भारत पर शासन रहता। इसी समय वो अफगानिस्तान का सुल्तान महमूद, वो भी जो है भारत पर, उसने भी धन के लिए कई बार आक्रमण किए। तो उसने गजनी में 997 से 1030 तक शासन किया और हर साल, लगभग हर साल भारत पर हमला करता रहा और निशाना किसको बनाता रहा? यहाँ के धनी मंदिरों को जिनको वो जीतता था फिर लूट कर लेके जाता था। तो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल सबसे उसका बड़ा हमला माना जाता है, सबसे ज्यादा धन भी उसको यहाँ से मिला था। 1025 में आक्रमण किया था। तो उसके साथ गजनी के साथ अलबरूनी आए थे और अलबरूनी ने पूरे इस भारत के बारे में लिखा और उनकी किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताबुल हिंद लिखने के लिए अलबरूनी ने भारत को समझने के लिए भारत के प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। तो उन ग्रंथों को समझने के लिए और भारत के रीति रिवाजों को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, डिस्कस किया, संस्कृत के विद्वानों का सहारा लिया। तो आज भी उस समय के इतिहास को लिखने के लिए इनकी किताब को सोर्स बनाया जाता है। इसी समय चाहमान है, मैंने दिखाया आपको, ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे और इन बाद में दिल्ली तक इनका विस्तार हो गया था। आप पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 है, यहाँ पर 1178 है, ये करेक्ट कर लीजिए। 1178 से 1192 तक इन्होंने शासन किया था और इन्हीं के शासन के समय में गजनी के बाद गौरी आया जो कि गौर का शासक था और गजनी ने 1191 में इनको हराया, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान मारे गए गौरी के हाथ। तो इस तरह से भारत पर, मतलब पूरे दिल्ली पर, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर गौरी का कब्जा होता है और कुछ दिनों बाद उसकी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। ये मैप दिया हुआ है चोलों का। चोल राज्य देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पल्लव थे, चालुक्य थे, एक तरह से देखो ये बेंगी है, यहाँ पर चालुक्य, काकतीय वंश आएगा बाद में। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में चोलों का आधिपत्य हो जाता है, चोलों का शासन हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, तो एक हैवीनेस है, पर पढ़ा मैं बिल्कुल सही रही हूँ। तो आप लोगों से कोऑपरेशन अपेक्षित है मुझे, तो आप समझते हुए चलेंगे। एनर्जी थोड़ा डाउन है तो उसको लेकर के आप अपनी पढ़ाई को, अपने समझ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चोलों के बारे में दिया है कि 9वीं शताब्दी में चोल आते हैं। विजयालय इस वंश की स्थापना करता है। नया वंश नहीं था, ये पहले भी थे, मौर्यों के समय में भी चोल थे, लेकिन बीच में चोलों का पतन हो जाता है और ये पल्लवों के सामंत के तौर पर काम करते हैं। ये दोबारा से इतना ही स्ट्रांग होकर निकलते हैं और आप देख पा रहे हो कि लगभग पूरा दक्षिण उड़ीसा तक इनके कब्जे में है। तो ये जो चोल हैं दोबारा कैसे आते हैं? तो कावेरी डेल्टा पर मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, यहाँ पर सत्ता थी। तो ये इसी समय जो है उरैयार के चोल वंशीय, यानी उरैयार प्राचीन काल में उरैयार कहलाते थे ना, उरैयूर इनकी राजधानी थी जो बाद में कावेरीपट्टनम कहलाई थी। तो ये प्राचीन उसी वंश का ये व्यक्ति था जो अब राजपाट छीन गया था, एक सामंत की तरह काम कर रहा था। उसने दोबारा से मुट्टरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया और एक उस डेल्टा पर तंजाउर शहर बसाया, जिसे आज के में तंजौर कहते हो आप। तंजाउर शहर बसाया, वहां पर निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया और शासक बन बैठा।
फिर से राजा का खून था, उसने उबाल दिया, ये फिर से राजा बन गया, फिर से राजा बन गया, और इस तरह से चोल वंश की पुनः स्थापना होती है। और इसमें राजेंद्र चोल के बाद उनका पुत्र राजराज प्रथम ये सबसे शक्तिशाली हुए। 985 में राजा बने थे ये। ज्यादातर क्षेत्रों पर इन्होंने नियंत्रण किया, विस्तार किया, जो भी आपने देखा। और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी उतने ही अभियान किए। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम से भी शक्तिशाली। तो इसने गंगा घाट, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, इनके कई देशों पर हमला किया, और इन अभियानों के लिए उसने जल सेना बनाई। ये गंगईकोंड चोलपुरम, ये गंगई चोलपुरम एक उसने अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि राजेंद्र चोल ने बंगाल में भी अभियान किए थे, तो अब उसने अपने को टाइटल लिया गंगा को जीतने वाला। तो गंगई चोलपुरम के मंदिर, वहाँ ये वो मंदिर है वहाँ का, उसने वहाँ पर मंदिर भी बनाया था। तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया था, और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था। तो ये मंदिर उस समय सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे। उस समय वो मंदिर, वहां पर आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां तो होती ही थी, आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, सामाजिक गतिविधियां भी होती थी, सांस्कृतिक भी होती थी। आर्थिक कैसे? मंदिर के आसपास बहुत सारे शिल्पकार बस गए थे, और वो शिल्प बनाते थे, जो भी मंदिर में दर्शन करने आते थे वो उनको बेचते थे, और उनको बनाने के लिए मंदिर के पुजारी ही काफी प्रोत्साहित करते थे, पूंजी भी देते थे। सामाजिक ऐसे वहां पर कई तरह के लोगों का आपस में मेल जोल था, सभाएं, राजा कई बार सभाएं भी वहां पर लगाता था। सांस्कृतिक, वहां पर डांस होता था, नृत्य होता था, संगीत चलता था, साथ साथ में कई तरह के शिल्पों का वो केंद्र भी था। तो इस तरह से चोल मंदिर सिर्फ शिल्प उत्पादन के मतलब मंदिर नहीं थे, बल्कि शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे, और पूजा आराधना तो होती थी, उनके साथ ये भी होता था, उनके साथ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती थी। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो किसान सबसे छोटे नीचे गांव होता है, सबसे नीचे गांव, तो किसान थे यहाँ पर, गांव में किसान होते हैं, तो जो किसानों की बस्तियां थी वो ऊर कहलाती थी। और ये कई ऊर छोटे छोटे कई ऊर मिलकर ये क्या बनाते थे? एक नाडू। ठीक है, नाडू बनाते थे। तो कई गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू। और नाडू का प्रशासन, गांव का प्रशासन करती थी ऊर नामक एक सभा, और नाडू का प्रशासन करने के लिए एक ग्राम सभा, ग्राम परिषद का गठन होता था, और इसके लिए इलेक्शन होता था, चुनाव होता था। तो वेलल्ला जाति, जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, वेलल्ला जाति के जो किसान थे, क्योंकि वो भूमिपति थे, धनी किसान थे, तो उनके देखरेख में नाडू के कामकाज में उनका अच्छा नियंत्रण था, और नाडू एक तरह से उनके देखरेख में चला गया था। जो नगरम था, ये जब पढ़ोगे कि पहले ऊर है, गांव का समूह नाडू हो गया, तो ऊर, नाडू, और नाडू के ऊपर होता था नगरम, मंडलम। तो मंडलम, नाडू, ऊर। पर ये नगरम क्या था? शहर, नगर, सिटी। तो नगरम व्यापारियों का संघ भी कहलाता था। व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे, क्योंकि ये क्या होते थे कि उस शहर के स्तर पर जितने भी प्रशासनिक कार्य होते थे उसको ये किया करते थे। तो भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुएंदवेलन की संज्ञा दी थी। जो जितने भूस्वामी थे, मुएंदवेलन का होता है 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला। तो मुएंदवेलन कहे गए कौन? चोल चेर पांडे। तो वेलन किसान को कहा गया, अरैयार प्रधान को कहते थे गांव के, तो उनको जो है वो उनको अरैयार जैसी उपाधियां दी चोल शासकों ने, अरैयार जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक पदवी सौंपे। तो उस समय जो भूमि का प्रकार था, चोलों के समय में जो भूमि का प्रकार था, मुएंदवेलन याद रखिएगा, मुएंदवेलन, अरैयार, ये भी नोट कर लीजिए, यही सब टर्म्स होते हैं।
यही सब टर्म्स होते हैं जो आपको नोट करना होता है एनसीईआरटी से, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चोल काल में भूमि का प्रकार, भूमि कैसी कैसी भूमियां थी, तो वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसानों को दान में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, शाला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए, देवदान तिरुनमकट्टनी तिरुमनटक्कनी मंदिर तिरुनमटक्कनी मंदिर को उपहार में दी भूमि दी थी, उसको देवदान कहा गया। और पालीचंदन जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इतने तरह की भूमि का वर्णन है। चिंगलपुट के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का पूरा वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, कैसे बनते, ये सभा नाटु के स्तर पर कैसे बनता था, जो काम करती थी। तो लॉटरी पद्धति से सभी सदस्यों का चुनाव होता था। तो सबके नाम की चीट डाल दी जाती थी और छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता था और उस चीट पर जिसका नाम निकल जाए, तो ये पूरी तरह से किस्मत पर आधारित था, पूरी तरह से। तो लॉटरी के द्वारा नाम निकलता था, पर लॉटरी में अपना नाम कौन कौन देगा, लॉटरी निकलने वाली है, पर लॉटरी में किसके नाम से निकलेगी कुछ भरोसा नहीं है, पर नाम कौन कौन देगा। तो वो वैसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो, अपना घर होना चाहिए उनके पास, 35 से 70 के बीच उनका उम्र होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, और प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए उसको। उसके खिलाफ अगर जांच की गई प्राथमिक और कहीं से वो चोरी या बेईमान निकलता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये था वहाँ का प्रशासन था ये। तो इसमें एक और भी योग्यता थी कि पिछले 3 सालों से अगर आप किसी समिति के सदस्य रहे हैं तो आप समिति के सदस्य नहीं हो सकते। जैसे सभा जो बनती थी नाडु के स्तर पर, तो सभा को कई उसमें बांटा जाता था। सभा को जो है मतलब ये जो सभा को आप ये कह लो समितियों में बांटा जाता था। समितियों में हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ऐसी 6 सभाएं बांट दी गई थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे और ये मिलकर सारे प्रशासन के कार्यों को करते थे। अगर इनमें से किसी भी समिति का सदस्य राजा रहा है इन फ्यूचर इन पास्ट, तो वो किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अभी तक अपने और अपने संबंधियों का टैक्स नहीं जमा कराया है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी में आपका एक क्लास में पुलाया नाम की जाति के बारे में दिया है कि पुलाया एक अनटचेबल जाति थी, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेलल्ला प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तो अछूतों की तो चली आ रही है हर्षवर्धन के टाइम से ही। चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं। तो उम्मीद है कि चैप्टर 2 में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सारा। आजकल कोल्ड की वजह से बहुत डाउन लगता है, बहुत डाउन, और थोड़े में ही बहुत ज़्यादा थकान सी ये सब होने लग जाता है। तो ये आपने देखा। अब पढ़ने जा रहे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। इसके पहले 2 चैप्टर किसके बारे में था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही शून्य एक आ गया था। कोई शक्तिशाली राजा नहीं रह गया था जो पूरे उत्तर भारत को समेट सके। तो 7वीं शताब्दी 606 से 648 हर्षवर्धन का पीरियड है। तो 7वीं शताब्दी से लेकर 1200 तक किस तरह से दिल्ली में कैसे सुल्तानों के शासन की स्थापना हुई और कैसे हमें उनके बारे में पता चलता है। तो एक तो इनके बारे में सूचना मिलती है त्वारीख से मिलती है। तो ये त्वारीख क्या था
ये सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखा गया था। मतलब सुल्तान के दरबार में सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी, कई सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, शिक्षित एडुकेटेड व्यक्ति होते थे। तो ये क्या करते थे कि जो भी रोज का कार्यक्रम होता था उसको नोट कर देते थे। राजा को कई बार प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो तारीख के लेखक कौन कहेंगे? जो रोज, जैसे डायरी आप लिखते हो, तो जो डेली बेसिस पर आज दरबार में क्या हुआ लिख देता था, तो उसको ही तारीख का लेखक कहा गया, तारीख का। तो ये जो है अक्सर सुल्तानों के लिए बड़ाई लिखा करते थे, उनके बारे में पढ़कर सुनाते थे ढेर सारे इनाम के लालच में। और बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रियों की उन्होंने पक्ष ली थी। वैसे ये लेखक भी अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी थी। ठीक है, उन विचारों में से लोग सहमत नहीं होते थे। तो मैंने आप लोग को पहले भी ये पढ़ाया है, लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार। तो लिंग भेद का मतलब कि आप कितनी भी बहादुर हो, पर अगर आप औरत हो तो नहीं कर सकते। और तो ये लिंग भेद था। इसके अलावा आपका दूसरा दिया है जन्मसिद्ध अधिकार। तो जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब क्या था? जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब था कि आप अगर उच्च कुल में पैदा हुए हो तभी आप मंत्री पद वगैरह ले सकते हो। ये देखो, ये तारीख के लेखक है। ये तारीख के लेखक है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहले कागज तैयार करना, फिर उस पर लिखना, फिर उसको हाईलाइट करना, मेहनत वाला काम था, केड़ा काम। जन्मसिद्ध अधिकार लिंग भेद मैंने बता दिया आपको, वही दिया हुआ है यहाँ पर। जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेष अधिकार जो मिल गया आपको। और लिंग भेद यानी स्त्री पुरुष की भी सामाजिक और शरीर रचना पर जो भेद किया जाता है। तो 1236 में इल्तुतमिश की डेथ के बाद रजिया सिंहासन पर बैठी थी और इल्तुतमिश का बख्शियत था, उसको क्या कहेंगे, विल पेपर, ये इल्तुतमिश का विल था। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं, इसको यहाँ पर एक स्टैम्प पेपर पर लिख दिया जाता है। तो अभी मिला है ना उत्तराधिकारी जो घोषित कर, वसीयत। ठीक है, वसीयत का जो पेपर होता था। पिता की मृत्यु के बाद अपने आप वो लड़कों को मिल जाता था, लड़कियां मांगने नहीं आती थी। ठीक है, लड़कों को मिल जाता था। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो बड़ी बुरी हालत है। कोल्ड एंड फीवर तो खैर थैंकफुली नहीं है, पर कोल्ड का भी असर ऐसा लग रहा है जैसे आंख बंद हुआ जा रहा है, गला बार बार फंस रहा है। तो ये था लिंग भेद। वसीयत बोला मैंने। तो जन्म के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। ठीक है, ये आपका ये बोला जन्मसिद्ध अधिकार कि जो उच्च कुल में। और लिंग भेद का मतलब कि जो बेटा होता था उसी को मिलेगा, उसी को
उत्तराधिकार मिलेगा। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया के लिए वसीयतनामा तैयार कर दी थी, क्योंकि उसके सभी पुत्रों में सबसे ज़्यादा योग्य थी रजिया। तो इल्तुतमिश ने कहा था कि यही रानी बनेगी, मैं यही शासिका बनेगी। पर दरबारी जन एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो वही मिन्हाजुल सिराजिस ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो वो कहता है कि उसमें बहुत खूबियां थी, पर उसको क्या हासिल हुआ? इतनी सारी खूबियों से भी उसे क्या हासिल हुआ? क्योंकि वो एक स्त्री थी, चूंकि वो मर्दों की सूची में नहीं आती थी, इसलिए इन सब खूबियों का कोई फायदा नहीं। और रजिया को बहुत परेशान किया था अमीर वर्ग के लोगों ने, और अंत में रजिया की हत्या हुई थी। इसी तरह इसमें आप लोग का काकतीय वंश का के राज्य का उदाहरण है। इनमें एक रानी रुद्रमा थी। 1262 से 89 इनका पीरियड रहा। अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा के खुद पुरुष वेश में उसके संरक्षिका के तौर पर शासन करती थी। तो पुरुष वेश में रहती थी। अभिलेखों में भी अपना पुरुष जैसा इन्होंने नाम लिखवाया था, क्योंकि इनको डर था कि कहीं प्रजा स्त्री के नाम पर विद्रोह न कर दे। और इसी समय कश्मीर की रानी दिद्दा हुई थी 980 से 1003। इनका नाम दीदी कैसे मिला? तो ये अपने इनकी प्रजा ने इनको दीदी कहा था। और ये बहुत बहादुर शासिका थी, और कोई पर्दा वर्दा नहीं, खुलेआम दरबार में बहुत शान से ही घुसे रहती थी। एक टर्म आप लोगों में दिया है भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश क्या कहा गया अगर आपसे पूछा जाए? इनको जो भीतरी प्रदेश है, तो इसको क्या कहा गया? इनलैंड इसको कहते हैं इंग्लिश में, कि जो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके, जैसे बंदरगाह बना दिया, पोर्ट बना दिया किसी शहर को, तो पोर्ट हमेशा शहर के बीचों बीच तो नहीं रहेगा, दूर रहेगा। इसी तरह से लोग जब मतलब किले बसाते थे, तो उस किले के आसपास का जो एरिया होता था, शहर बसाते थे तो शहर के आसपास का एरिया, तो उनको कहा गया भीतरी प्रदेश। क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों को, ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों को ये क्या करते थे? सप्लाई, अनाज का, कपड़े का, तेल का, जो भी उनको जरूरत रहती थी आवश्यक सामग्री का, उसका ये सप्लाई करते थे किले के भीतर, शहर के भीतर। और या फिर जो है मतलब जो व्यक्ति है उनके भीतर। तो मतलब भीतरी प्रदेश का मतलब कि वो प्रदेश जो किसी शहर को, किले को सप्लाई करते हैं आवश्यक सामग्रियां, उनको भीतरी प्रदेश कहा गया। अब बात करते हैं अब दिल्ली पर शासन किसने किसने किया। किसने शासन किया दिल्ली पर? तो सबसे पहले तोमरों ने किया था। तोमर वंश, अनंगपाल तोमर फेमस है, अनंगपाल तोमर। और ये अनंगपाल तोमर के बाद ये फिर यहाँ चाहमानों के पास दिल्ली आ जाती है, क्योंकि अर्णोराज ने एक अर्णोराज का नाम आता है, और कहते हैं कि उन्होंने गोद ले लिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान आते हैं। पृथ्वीराज चौहान का देखो यहाँ पर 1175 दे दिया है, वहां पर 8 दिया था। तो आपके वहां पर मैंने करेक्ट करके 1178 किया था। और ये जो है इनका जो एक्चुअल जो पीरियड है वो 1178 सब जगह आता है, लेकिन आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1175 दिया हुआ है। तो ये आपका डेट है एनसीईआरटी का। तो 1175 to 1192 दिया है। जातर की किताबें 1178 देती हैं, पर एनसीईआरटी ने 75 दिया, तो एनसीईआरटी को माने। और उसके बाद दिल्ली पर शासन आया था प्रारंभिक तुर्की शासकों का। तो ऐबक ने स्थापना ही की थी गौरी की मृत्यु के बाद। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्थापना की थी 1206 से 1210 तक उसका रहा बहुत जल्दी। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर रजिया, फिर बलबन। ये देखो इल्तुतमिश का मकबरा है, जो लाल जो ये है ना कुतुब मीनार वाला जो कैंपस है, उसी में ये है, मैंने देखा है, खूबसूरत है। तो ये कुछ शुरू के शासक हैं, गुलाम शासक, ऐबक, इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन। तो कुल दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया था। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर गयासुद्दीन तुगलक,
जो जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें खलजी, जलालुद्दीन खलजी, और गुलाम वंश में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक तरह से वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और खलजी वंश में जलालुद्दीन खलजी ने स्थापना की, पर अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और सैयद वंश, तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद वंश आया और फिर लोदी वंश आया, और इस तरह से इतने ही 5 लोगों ने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, तो अब ये दिल्ली सल्तनत का है पूरा, ये दिल्ली सल्तनत का 5 राजवंश। अब इन 5 राजवंशों ने कैसे शासन किया, सल्तनत का विस्तार क्या रहा। तो दिल्ली सल्तनत के विस्तार की अगर बात करते हैं तो बलबन तक तो इतना ही रहा, सिर्फ उत्तर भारत में बलबन तक इतना ही रहा। जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो उत्तर विजय भी करता है और दक्षिण विजय भी करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये देखो सभी विजयों को दिखाया गया है, ये राजस्थान का है और ये दक्षिण का है। तो उसने पूरा राजस्थान जीता और दक्षिण को जीता। इस समय स्थापत्य कैसा था दिल्ली सल्तनत का, भवन कैसे बनाए गए। 2 तरह के भवन बनाए जाते थे। एक तो भवन बनाया जाता था आम लोगों के लिए और दूसरा बनाया जाता था शासक वर्ग के लिए। तो कुतुब मीनार, इसी में कुतुब मीनार की बात करते हैं सबसे पहले। तो कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, पर इसको बनाकर ख़त्म किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी में जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो बेगमपुरी मस्जिद है। मैं इसके बारे में और डिटेल में आप लोग को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगी, पर आप आइडिया ले सकते हो, बहुत सारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ जी। आप सोच रहे होंगे कि फिर मैडम छोड़ दो, क्यों पढ़ा रहे हो, पर मैंने क्योंकि शुरू कर दिया है मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चैप्टर तो कर ही दूँ आप लोगों का। तो खलजियों के समय पे विस्तार हुआ, आपने देखा, ये पूरा डेट के साथ इस विस्तार को इन्होंने दिया हुआ है, डेट के साथ। ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा ये तो विस्तार हो गया, ये आपका विस्तार मैंने डेट के साथ। 1299 में गुजरात, 1301 में चित्तौड़ जीता, 1303 में चित्तौड़ जीता, रणथंबोर जीता 1303 में चित्तौड़। ये है गुरची है पहला कोड। तो गुरची गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़। तो पहले गुजरात 99 में, रणथंबोर 1301 में और चित्तौड़ 1303 में, और फिर मांडू जीता था उसने 1305 में, मांडू को। और मांडू के बाद कड़े को जीता था, और 1311 में वारंगल, और 1301 से 3 तक होयसल, और उसके नीचे हैं आपके चोल। और ये मैं स्थापत्य बता रही थी कि कैसे पहला कुतुब मीनार बना, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया फिर मर गया था। ये देखो, ये कुतुब मीनार है, और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और यहीं पर ये अलाउद्दीन खिलजी भी बना रहा था। ये इसने भी ठाना हुआ था कि हम इनसे भी सुंदर बनाएंगे, इसने भी ठाना हुआ था। और ये देखो, ये अलाई दरवाज़ा, मतलब ये कैसा बना रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी कैसा बना रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के लाल किले की तरह, लेकिन बेचारा कंप्लीट नहीं करा पाया। और ये है अलाई दरवाज़ा, जहाँ से आप घुस के इस प्रांगण में घुसेंगे
यहीं से एंटर करेंगे इस प्रांगण में आप। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक राजधानी बनाई थी अपनी नई, जहांपना नगर, विश्व की शरण स्थली। तो मस्जिद खूब बने इनके समय में। तो मस्जिद का शब्द का अर्थ है, अरबी शब्द है ये, और इसका अर्थ है सजदा करना, घुटने टेकना या फिर माथा छुआना, माथा टेकना। तो घुटने टेक कर माथा टेको, ठीक है, घुटने और माथा को टेक कर आप प्रार्थना मांगो या फिर आप भजन गाकर प्रार्थना करो, मतलब अलग अलग रूप थे। तो जामा मस्जिद वही कहा गया जहां पर लोग इकट्ठा होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, और नमाज की रस्म अदा करने के लिए सभी नमाजियों में से अधिक सम्मानीय और जो विद्वान पुरुष होता था उसको ये लोग अपना इमाम स्वीकार करते थे कि यही अब बताएगा क्या करना है क्या नहीं। उस समय कुछ और बने हुए भवन है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, इसका लास्ट नहीं किया था ना मैंने। हाँ, तो उस समय कृषि कैसी थी, कृषि कैसी थी उस समय? तो सुल्तान अलाउद्दीन ने तो 50% टैक्स लगाया था, आपने देखा था, सुल्तान ने लगाया था, वो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता था ये। तो इसके अलावा कृषि पर, किसान की उपज पर, मवेशियों पर, घर पर ये कर्ज चलते, मतलब एक तरह से टैक्स लेते रहते थे, और एक ना दो तो ये कर्ज बढ़ता रहता था कि आपने इस साल नहीं दिया, अब अगले साल दोगे, तो एक्यूमुलेट हो जाता था। ये अक्सर ये भी हुआ करता था, ठीक है। तो सल्तनत काल में दिल्ली का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के बाहर था। चंगेज खान ने 1299 में आक्रमण किया और उसके बाद से लगातार वो आक्रमण कर रहा था, ठीक है, मतलब अंदर नहीं घुस पाया, पर 1219 में उसने सिंध पर हमला बोला था। तो कहते हैं कि इल्तुतमिश ने उसको कर्जा दे करके भेजा, तो उसको जो है दिल्ली सल्तनत का धावा झेलना पड़ा था। और खलजी और मुगल तुगलक दोनों ने ही मंगोलों का सामना किया। दोनों के समय में मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। मजदूर दोनों जो है मजबूर होकर एक ही सुल्तानों को एक विशालस्थानी सेना खड़ी करनी पड़ी थी, दोनों को ही खड़ी करनी पड़ी थी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दोनों के कार्यों में दोनों ने ही मंगोलों से रक्षा के लिए दोनों ने ही देश की रक्षा के लिए, मंगोलों से देश की रक्षा के लिए युद्ध किए, तैयारियां की, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग अलग था। तो एक सक्सेसफुल रहा और एक का सारा प्लान फेल हो गया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिल्ली पर मंगोलों के 2 बार हमले हुए थे अलाउद्दीन के समय में, 1299 में से और 1299 1300 में, और एक 1302 से 1303 में। तो उसने मंगोल आक्रमण के खतरे का भी सामना किया, इसके लिए सैनिक चाहिए थी, विजय भी किया था, उसके लिए भी सैनिक चाहिए थी। इनके लिए एक नया गैरिसन शहर उसने बनाया था। सैनिकों का पेट भरने के बाद जो गंगा यमुना के बीच की जो भूमि होती थी दोआब की, तो वहाँ पर जैसे उपज ज़्यादा होता था,
तो वहाँ से कर के रूप में इसने 50% हिस्सा तय कर दिया था। 50% टैक्स से लेता था दोआब से ही। और इक्तादारी व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने शुरू कर दी थी, तो आप मतलब ये समझ लो कि अब सैनिकों को इक्ता के स्थान पर इसने नकद वेतन देना शुरू कर दिया। और बाजार नियंत्रण, सैनिकों को कम कीमत पर चीजों को दिलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। जो भी आपको इतना तौल देना है, इतनी में आपको इतना देना है, जो भी व्यापारी कम तौल देता था किसी भी वजह से, और अगर मैंने कंप्लेन कर दिया तो फिर 5 साल के लिए जेल में। तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 5 साल के लिए जेल नहीं भेजा जाता था, हाथ पैर ये सब काट लिए जाते थे। मतलब बहुत कड़ी सजा होती थी। एक शहनाई मंडी हुआ करता था, शहना, वो सारा देखता था सब, आप सही तरीके से रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, ये सब सही तरीके के साथ। ये तो जैसे तरीका तो मान लो मुहस्सिब देखता था, शहना एक मुहस्सिब नाम का एक अधिकारी होता था, मुहस्सिब। तो जो मुहस्सिब होता था वो तो देखता था कि आप किस तरह से रह रहे हो अशोक के समय से ही, और धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर अभी जो शहना था वो क्या देखता था कि आपको कुछ मिल गया है कि नहीं मिल गया है। मतलब कि आपने अगर जो चीज़ खरीदा है वो आपको लग रहा है ना कि सही चीज़ मिल गई है, अगर नहीं मिली है तो किस दुकान से खरीदा था, ले चलो। फिर उस दुकान पर जाकर, उस शॉप पर जाकर वो पता लगाते थे और फिर उन व्यापारियों को कठोर कठोर दंड देते थे। ये तो ये काम शहना करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसके टाइम पर भी हमला हुआ, तो इसने सोचा कि क्यों ना मुगलों के क्षेत्र में जाकर ही उनको जीत लिया जाए। उनको उनके घर जाकर जीत लेंगे तो वो कभी हमला नहीं करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान तो माना ही जाता है। ये भी माना जाता है कि ये एक पहला मतलब शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने पूरे इतिहास में, जिसने सुल्तान मंगोलों को, जिसने उनके घर में जाकर पराजय करने की सोची। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे लोग पगला सुल्तान कहते हैं, तो लेकिन ये फेल हो गया था। ये जीतने का अभियान बनाया था लेकिन ये फेल हो गया था। फिर इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी, दिल्ली कोहना के निवासियों को खाली करवाकर सैनिक छावनी बना दी थी। आखिर आप कहते हो ना राजधानी परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्यों राजधानी परिवर्तन की? तो एक तो आप कारण पढ़ते हो कि दक्षिण, जब उत्तर भारत में रहता था तो दक्षिण स्वतंत्र हो जाता था, जब दक्षिण में रहता था तो उत्तर भारत स्वतंत्र हो जाता था। तो इसने सोचा कि साम्राज्य के बीचों बीच रहेंगे और दोनों को कंट्रोल करेंगे। पर एक ये भी कारण था कि इसने दिल्ली कोहना, जो पुरानी दिल्ली थी, उसको खाली करके सैनिक छावनी बना दी थी वहां। और सैनिक छावनी बनाने से मकसद क्या था कि यहाँ पर हमेशा सिर्फ सैनिक रहेंगे तो युद्ध करने में आसानी रहेगी। और पुराने शहर के निवासियों को वही देवगिर भेज दिया था इसने, दौलताबाद भेजा था, दिल्ली से दौलताबाद। अतिरिक्त कर भी लगाए, लेकिन पहले से ही दोआब में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लगाए, लेकिन लोग नाराज हो गए क्योंकि पहले से ही अकाल पड़ा हुआ था। नकद वेतन भी देता था अपने सैनिकों को, इक्ता की जगह नकद वेतन भी देता था। और कागजों पर
नियंत्रण, कागजों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आजकल कागजी मुद्रा की तरह टोकन, सांकेतिक करेंसी चलाई, टोकन करेंसी, कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए। पर जैसे ये सिक्के जो होते थे सोने चांदी के होते थे, तो उन सिक्कों की वैल्यू होती थी, रुपए के कम होते थे, क्योंकि इंडियन रुपी अमेरिका में जाकर बेकार हो जाती है। अमेरिका तो दूर है, यूएस में जाओगे तो बेकार हो जाता है ना। तो और करेंसी मतलब धातु की ज्यादा कीमत थी, लेकिन इसने क्या किया कि इस समय इसी तरह से इसने एक तरह से सांकेतिक मुद्रा चला दी, सांकेतिक मुद्रा चला दी और उसकी वैल्यू चांदी के टंका के बराबर कर दी। तो अब सारे लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने अपने सारे नोट निकाल कर, पुराने सारे नोट निकाल कर, जैसे नोटबंदी में हुआ था, और उसके बदले में जो है सोना चांदी वाले वो जो है जमा करने लग गए। तो मोहम्मद तुगलक के सारे प्रशासनिक कदम फेल हो गए थे। एल्फिंस्टन कहते हैं कि एक सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और ये आपका चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मशास्त्र। तो उस समय क्या होता था, उस समय जो है क्रूसेड इसी को कहा गया। ये नाइट फ्रांस में थे, ईश्वरीय शांति के नाम पर पुजारी, और तीसरी श्रेणी में मतलब जो भारत की तरह ही शुद्ध होते थे काम करने वाले। तो यहाँ पर जो मतलब क्या मतलब तीन जो क्षेत्र थे, तो एक दो मतलब लड़ाके तो हैं ही, एक जो धर्म के लिए लड़ेगा, एक युद्ध के लिए लड़ेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पादरी भी है भी, जो इनको बताता है कि कब तुम पाप करके आए हो, कब पुण्य करके आए हो, ये सब। तो उन लोगों ने ये जब आपस में लड़ने लगे थे सारे भूस्वामी, तो उनको इंगेज करने के लिए, उनको व्यस्त करने के लिए ये ईसाई मिशनरियों ने काम किया था। ठीक है। और अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। सल्तनत काल में इतना ही दिया हुआ था। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य के शासकों ने अपना नाम चंगेज खां के नाम पर नहीं, तैमूर लंग के आक्रमण नाम पर रखा। तो इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि बाबर के जो पिता थे हुमायूं, वो काबुल के राजा थे। तो वो सोचा था कि काबुल पर बेस बनाकर बचे हुए जितने क्षेत्र हैं उनको जो है जीत लिया जाए, उनको जीत लिया जाए। बाबर फरगना का शासक था, उत्तराधिकार में उसको फरगना मिला था, लेकिन फरगना में मुगलों की एक शाखा उज्बेकों ने उसको हराकर भगा दिया था। तो फिर बाबर ने काबुल को जीता था। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, शायद मैंने थोड़ा गलत बोला था। तो पिता की ओर से ईरान, इराक एवं जो वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज के साथ इन्होंने अपने को जोड़ा, तैमूर के वंशज से। ठीक है। और क्यों, एक कारण इसके पीछे ये भी था कि तैमूर एक बार दिल्ली को जीत चुका था, एक कारण ये भी था। मुगल की जगह मंगोल कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि मुगल बदनाम हो चुके थे। हमारे यहाँ पर आए थे ना वो छठे, सॉरी, मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये अपने को मतलब चंगेज खां, मैं वो बता रही थी आप लोग को कि बाहुबली में जो उसकी सेना नहीं रहती है, करे या कुछ ऐसे नाम रहता है, तो उसको मतलब उसी तरह से मंगोलों की सेना थी, उसी तरह से। और ये लोग आदमियों को मारते काटते, जिस शहर में जाते थे एकदम लाशें बिछा जाते थे। तो इतना ज्यादा मार काट इन लोगों ने मचाया था, मतलब चंगेज खान ने अपने को आतंक का पर्याय साहब, एक तरह से नहीं, जैसे अभी भाई लोग होते हैं धड़ धड़ 2000 मर्डर कर देते हैं टेरर पैदा करने के लिए अपने प्रति, तो वो मंगोल खान ने कर रखा था। तो सॉरी, चंगेज खान ने वो कर रखा था। तो इसलिए मुगलों ने अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं किया।
तो इन लोगों ने ये तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते रहे, और इसी वजह से कि 1398 में उसने जीत लिया था। ये उनके उत्तराधिकारियों का दिया हुआ है फोटो, देख लीजिएगा। और बाकी इनका जो मुगलों के जो शासकों में देखेंगे तो प्रथम शासक बाबर हुआ, प्रथम शासक बाबर। और इसने 1494 में फरगनार का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, केवल 12 वर्ष की अवस्था में। उज्बेकों के आक्रमण से उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, और फिर उसके बाद इसने काबुल को अधिकार किया, और काबुल में रहकर भारत को जीतने का सपना ये देखने लग गया। ये देखो पानीपत की पहली लड़ाई का दृश्य है, और पहली बार गोलाबारी का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। तो बाबर ने, मैंने जैसा बताया आपको, 1504 में कब्जा किया था काबुल पर, वहीं से रहकर भारत को जीतने का सपना देखने लग गया। फिर इसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में खानवा के राजा को हराया, और 1528 में ये चंदेरी राजपूतों को इसने हराया। तो मतलब 4 साल, चारों साल युद्ध करता रहा ये, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बाबर की, और फिर हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है, हुमायूं, हुमायूं के बाद है आपका अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये शासक हैं, इनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए अकबर का, ये अकबर का मैप है, मतलब अकबर के क्षेत्रों का। उत्तराधिकार की मुगल समस्याएं, समस्या नहीं, परंपराएं, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो उत्तराधिकार की जो मुगल परंपराएं रही, इसमें ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं चलता था, ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं चलता था। ये बाबर तैमूरी परंपरा ये थी, तैमूरी परंपरा ये थी कि बराबर बराबर भाग में बांट लो आपस में, 4 भाई हो तो चारों लोग बराबर बराबर भाग में बांट लो इसको। हालांकि इसका थोड़ा हिस्सा ज्यादा हो गया, तो इसको हम कहते थे कि संपत्ति का पुत्रों के बीच विभाजन, विभाजन। तो हुमायूं ने अकबर ये आपका ये मतलब हुमायूं ने ही बाबर के कहने पर अपने उसको बांट दिया था, और हुमायूं का तो अकबर इकलौता पुत्र था ही, तो इसलिए उसके बाद अकबर ही राजा बना था। तो अब दिया है मनसबदार और जागीरदार इसी में आपका। तो ये जो मनसबदार और जागीरदार जो होते थे, ये अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, और ये किनके लिए युक्त होता था? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सरकारी हैसियत अथवा पद प्राप्त कर लिया है, तो वो मनसबदार कहलाता था। और वो लोग जो जिन्होंने मतलब आप ये कह लीजिए कि जिन्होंने मतलब जो मनसबदार हैं, जो मनसबदार है, जो 10 रुपए का भी मनसबदार है, वो भी 10 रुपए से लेकर 1,000 तक, ये सभी मनसबदार हैं। 10 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक वाले सभी के सभी मनसबदार हैं। लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा, तो इनका पद, पद डिसाइड करता था कि आप 10 रुपए के मनसबदार हो कि 1,000 के, और या फिर हो आप 5,000 के। तो ये आपका जितने का जात है
वही निर्धारित करता था कि आप कितने बड़े मनसबदार हो। और अब ये जो जात मिलती थी, ये नकद में भी मिलता था और इसके बदले भूमि भी मिलती थी। नकद भी मिलता था, नकद के बदले भूमि का टुकड़ा, और उसके बदले वेतन पद वेतन इसके में आता था। मतलब एक तरह से जात में, और जितने का आपका जात है उतना ही आपको घुड़सवार रखना पड़ेगा। तो ये था मनसबदारी प्रथा। और मनसबदारी प्रथा हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इनको कई बार अपने वेतन के बदले जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, या 10 गांव 15 गांव दे दिए जाते थे, उनको जागीरदार मतलब जागीर कहा गया। और जिनको ये मिला वो वहां के जागीरदार कहलाए। तो इसमें 5,000 तक के भी थे। तो 5,000 जात वाले अभिजात का दर्जा था। 5,000 जात मतलब सबसे बड़ा ऑफिसर, और 1,000 जात वाले जो है, 1,000 जात वाले थोड़े उनसे कम। तो 29 ऐसे मनसबदार थे, 29 ऐसे मनसबदार थे, ठीक है, जिनका 1,000 जात था। और बाकी 5,000 जात, सॉरी 5,000, 29 ऐसे मनसबदार थे जिनका अकबर के शासनकाल में जिनका पद 5,000 हो गया था। 5,000 जात तक के चले गए थे। पर औरंगजेब और शाहजहां ने औरंगजेब के टाइम पर 79 हो गया था, और शाहजहां ने भी पूरा ध्यान नहीं रखा। ठीक है। तो इनके पास मतलब मनसबदारों को क्या मिलता था? जागीर। और ये अपनी मुक्ति में रहते नहीं थे, वहाँ के शासन प्रशासन से इनको कोई मतलब नहीं था। इनको मतलब केवल था कि वहाँ पर जाकर उसको जीत जाएं, किले को लूट लें, और जो भी हीरे जवाहरात सोने मिल रहे हैं उनको घर ले आए। ये मैं क्या कह रही थी आप लोगों को? नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट। एक करेक्शन है यहाँ पर। मैं आप लोग को बता रही थी, इक्तादार मनसबदारों को जागीर मिलता था, पर ये वहां का प्रशासन का कार्य नहीं करते थे। वहां से सिर्फ अपने वेतन भर वहां से ये वसूल लेते थे। मतलब जितना वेतन, यानी इनका जैसे पद, और आपने जात देखा है ना, पद। तो अगर 1,000 के मनसबदार हैं, तो 1,000 ही बस उनको उस वहां से वसूलना होता था, और ये वसूल लेते थे बस। वहां के प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। जबकि इक्तादार क्या होता था? इक्तादार वहां के प्रशासन के कार्य को भी देखता था। और लूट के लाने वाले को जो मैं कह रही थी कि जो भी ये सैनिक होते थे, ठीक है, ये सैनिक होते थे। ये जब मनसबदार जब कहीं आक्रमण करते थे, अकबर के कहने पर किसी अभियान पर जाते थे, तो अगर वो किला जीत लिया गया, या कई किले जीत लिए गए, तो वो किला जीत लिया गया, तो सैनिक फिर वहां पर लूटपाट करते थे, और वहां से जो मिलता था वो अपने साथ लेकर आते थे। उसी में जो राजा का हिस्सा होता था उसको खुम्स कहते थे। खुम्स, उसी को, ठीक है, उसी को खुम्स कहते थे। तो खुम्स यानी लूट का माल, और लूट के माल में राजा का हिस्सा, उसको कहते थे। तो ये जागीरदार अपने जागीर में नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक करेक्शन है,
वो मैं ऐसे बोलते बोलते मेरा ध्यान वहां चला गया था, तो उस रॉ में मैं भूल गई। ठीक है, तो ये चीज एक याद रखिएगा आप लोग। बड़ा ब्लंडर हो गया था अभी ये तो ऐसा होता है कभी कभी। आप कहेंगे कि मैडम फिर पढ़ाई क्यों रहे हो, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि नहीं, मैंने शुरू कर दिया है तो मैं कंप्लीट करूंगी इसको, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कर रही हूँ। तो कुछ चैप्टर्स तो आज करेंगे ही, आज कुछ चैप्टर इसी में आपका ये अब हम लोग मुगल प्रशासन पढ़ रहे हैं। तो जब्त और जमींदार, तो जब्त और जमींदार, तो मुगलों की आमदनी का सबसे प्रमुख जो मतलब वो था जरिया था, वो था राजस्व। किसानों से मिलने वाला राजस्व, राजस्व यानी भूमि, भूमि पर से मिलने वाला टैक्स। क्योंकि उस समय सर्विस सेक्टर तो उतना था नहीं, किसान थे, कृषि था, खनन था। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल के लिए, इसको आईने दहशाला भी कहते हैं, 10 साल के लिए उन्होंने क्या किया कि मान लो कि ये लैंड है, तो 10 साल के लिए सर्वे किया इस पर। ठीक है, इस पर सर्वे किया और पिछले 10 साल का उन्होंने डेटा निकाला, आंकड़ा निकाला कि इस पर कौन सी फसल कितनी मात्रा में हुई है। गेहूं कितना, इस पूरे मान लो ये 2 एकड़ है, तो इस पर गेहूं कितना उग जाता है, चावल कितना उग जाता है, दलहन कितना उग जाता है, तिलहन कितना उग जाता है। इसका पूरा का पूरा उन्होंने हर प्रत्येक फसल पर एवरेज औसत निकाल कर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया। नकद, जो राजस्व नकद के रूप में लिया जाता था उसको यहाँ पर मतलब नकद भी लिया जाता था और फसल के रूप में भी लिया जाता था। नकद भी और फसल, मतलब एक किसान पैसा भी दे सकता था और अनाज भी दे सकता था, पर इसको जो है नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया गया। तो उस नकद के वैल्यू का आप दोगे, मतलब उतने वैल्यू का आप अभी भी फसल दे सकते थे, पर उतने वैल्यू का अनाज दोगे। और वैसे एक तरीका ये होता था कि वो जो है गल्ला बटाई, जिसे हम कहते थे, रास या गल्ला बटाई, जिसमें अनाज बांट लिया जाता था। तो ये यहाँ पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया गया और इसी व्यवस्था को जब्ती प्रथा कहा गया। वही आपका टाइटल है, जब्त और जमींदार, तो इसको जब्ती प्रथा कहा गया। ठीक है, तो जमींदार उस पूरे क्षेत्र का टैक्स कलेक्टर था। पारंपरिक टैक्स कलेक्टर जमींदार यहाँ पर रहा है। तो जमींदार टैक्स को कलेक्ट करेगा और फिर आपको वो दे देगा। तो सबको जमींदार मान लिया गया और जितने भी बड़े राजा थे, बड़े छोटे राजा, ठीक है, बड़े छोटे राजा और जमींदार, सबको जमींदार मान लिया गया, सबको जमींदार, और उनको ये दे दिया गया था। तो इसी को कहा गया। और ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये मनसबदारी प्रथा, ये जब्ती प्रथा, जागीरदारी प्रथा कैसे, तो अकबर के करीबी मित्र थे अबुल फजल, उनके अकबर के कहने पर उन्होंने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था और उसका जो है नाम है अकबरनामा। तो 3 जिल्द में है ये, तीसरी जिल्द कहलाती है आईने अकबरी। उसी आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, घर के लोग, सेना, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल कैसा था, ये सब इसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था वो तो अभी आपने जो पढ़ा राजस्व था। प्रशासन कैसे चलता था, तो सबसे ऊपर था सूबा, सूबे के नीचे थे सरकार। ठीक है, सूबे का जो प्रशासक होता था वो कौन होता था, सूबेदार। सूबेदार, सूबों के प्रशासक क्या कहलाते थे, सूबेदार। और इनके साथ कुछ और अधिकारी भी होते थे सूबेदार के साथ। तो एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था, एक बख्शी होता था जो सैनिकों की नियुक्ति वगैरह करता था, सैनिकों का सारा साजो सामान सब कुछ ये देखता था।
एक और सैनिकों को वेतन भी देता था। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सैनिक वेतन अधिकारी बख्शी। तो सेना का नियुक्त करना, सेना को वेतन देना, उनके लिए हथियार सप्लाई करना, मतलब सेना की जरूरत का पूरा ध्यान रखना, सेना को मैनेज करना मीर बख्शी का काम था। ये कभी कभी लड़ने भी जाता था। तो एक ये होता था, एक सदर होता था जो कि धर्म से संबंधित सभी कार्यों को देखता था। इसका जो प्रधान होता था उसको कहते थे सद्र। सद्र उस सुदूर, उनको कहते थे सद्र उस सुदूर। और एक फौजदार होता था जो कि सेना नायक होता था, और एक कोतवाल, जैसे आज का जो है आईपीएस होता है, नगर का पुलिस अधिकारी। इतने लोग प्रांत के स्तर पर होते थे। ठीक है, प्रांत के स्तर पर इतने लोग होते थे। केंद्र में भी ये होते थे। केंद्र में भी दीवान होता था, बख्शी होता था, सद्र होता था, केंद्र में भी। ठीक है, फौजदार होता। ये प्रांतों के साथ हर प्रांत में ये व्यवस्था कर दी गई थी, हर प्रांत में ये व्यवस्था की गई थी। तो अब आपका ये टाइटल है कि अकबर की नीतियों को नजदीक से देखते हैं। तो प्रशासन, रेवेन्यू देख लिया आपने, प्रशासन देख लिया, अब उसकी अकबर की धार्मिक नीति दी गई है। तो जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसमें आप केवल ये याद रखिए कि अकबर एक उदार व्यक्तित्व का था, उदार व्यक्तित्व का था। और अकबर ने एक ऐसे धर्म को बनाया जो सभी धर्मों में शांति व्यवस्था स्थापित करे। सुलह कुल की अवधारणा पर पहुंचा था अकबर। हर धर्म के लोग शांति से एक दूसरे के साथ रह सके। तो आप ये कह सकते हैं कि इस नतीजे पर अकबर कैसे पहुंचा। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जब अपनी राजधानी बनाया अकबर, तो वो 1570 में उसने बना लिया था। तो वो वहाँ पर 1575 में उसने इबादत खाना का भी निर्माण कराया था। तो शुरू में तो अकबर केवल इस्लाम के लोगों को बुलाता था, इस्लाम धर्म के लोगों को, उनसे बात करता था। बाद में उसने ब्राह्मणों को बुलाया, जेसुइट मिशन जो पुर्तगाली थे, जो रोमन कैथोलिक थे, जेसुइट कहे जाते हैं, उनको, जरथुस्त्र जो मतलब पारसी धर्म के जो लोग थे, उन सबको बुलाया उसने। और सबसे उनके धर्म में क्या है, आप अपने धर्म, आपके धर्म में क्या कहा गया है, वो सब उसने सुना। वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि सारे जितने विद्वान हैं अपने धर्म को अच्छा कहते हैं, दूसरे धर्म को खराब कहते हैं और चाहते हैं कि तुम मेरे धर्म को मानो। तो अकबर ने सोचा कि एक ऐसा जरिया होना चाहिए, एक ऐसा धर्म होना चाहिए जो किसी भी कुल में अंतर न करता हो, किसी भी धर्म में जो अंतर न करता हो। तो वो सुलह कुल पर पहुंचा, जहाँ सभी कुलों में सुलह हो, इसका मीनिंग होगा। और वो एक ऐसा धर्म बनाया जो सच्चाई, न्याय और शांति पर आधारित था। तो यहाँ पर ये देखिए, इबादत खाने में ऐसे अकबर, इबादत खाने में अकबर इसी तरह से सुनता था। तो अबुल फजल ने उसकी मदद की, आइन अकबरी के जो लेखक है उन्होंने मदद की, और यही जाकर के फिर दीन इलाही कहलाया। दीन इलाही, ठीक है। लास्ट में जो है अकबर बहुत अच्छे से चल रहा था, सलीम ने विद्रोह किया। अकबर के शासन के अंदर अनारकली सलीम का सुना है ना, दिलीप कुमार और अकबर की लड़ाई भी फिल्म में दिखाया, उसने विद्रोह किया। तो अकबर की सत्ता थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, कंधार और काबुल ने भी डिस्टर्ब किया अकबर को। तो ये सलीम ही आगे चलकर जहांगीर कहलाया था। तो जहांगीर क्या शासनकाल नूरजहां की वजह से फेमस है, और ज्यादा कुछ इसने किया नहीं। तो नूरजहां के नाम की जहांगीर ने ऐसे सिक्के ढलवाए थे जो आप देख रहे हो, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। और इसकी जो रानी थी नूरजहां, वो अपनी फैशन स्टेटमेंट बनाने में बिजी रहती थी, और साथ में वो भी करती थी, मतलब इत्र वगैरह भी बनाती थी अपनी माँ के साथ, और शासन में भी इंटरफेरेंस करती थी। तो ये उस समय की जो है
ऑटोमन साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है, रानी और रानियां इनके बारे में। तो चलिए, आज कहीं कहीं थोड़ी सी तबीयत खराब थी, थोड़ा सा आपको लगा होगा एनर्जी भी डाउन थी और कहीं कहीं थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने हाँ एकदम सही से आपको एक्सप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। इसका सेकंड पार्ट दूसरे सेशन में। तो एनसीईआरटी की पूरी सीरीज एनसीईआरटी की जो शुरू की है, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी अभी शुरू कर दूँगी मैं, इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, पूरा एनसीईआरटी। तो इसमें जो जो मेन टर्म होगा एनसीईआरटी में नोट करते हुए चलिए। बहुत बार आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, कई लोगों ने पढ़ाया, मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपनी तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। तो एक महत्वपूर्ण जो घोषणा है, 13 अक्टूबर से मेरा बैच शुरू हो चुका है, एक तो जीएस का, और 25 नवंबर से वैकल्पिक विषय इतिहास नया शुरू हो रहा है। और जो जीएस बैच चल रहा है 13 अक्टूबर से, और वैकल्पिक भी जो शुरू होगा मेरा, तो इसमें जैसे मेरा जो वो है, जो अभी मैंने शुरू किया, बिल्कुल एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे, जैसे अभी पढ़ाया एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हुए, स्टैंडर्ड बुक को मतलब आधार बनाकर, मानक किताबों को आधार बनाकर, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, आंसर राइटिंग भी साथ साथ करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शनल साथ में चल रहा है, इस जीएस के हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। और 25 नवंबर से नया बैच आ ही रहा है। तो मेरा कोड रिंकू लाइव है, मेरा कोड यूज करते हैं आप, तो आप कंप्लीटली मेरे साथ, मेरे गाइडेंस में, मेरे से जुड़े रहकर, मेरे से बातें करते हुए, अपने डाउट क्लियर करते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आप क्लास लेते हो अनअकैडमी का, जो आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है, वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरे कोड को यूज कीजिए अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए। और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन विद पेशेंस। कई लोग आप लोगों में से ये कहेंगे कि अरे मैम फिर क्यों पढ़ा रही हो, बीमार हो तो, पर नहीं, जो मैंने शुरू किया था उसको कंप्लीट किया। थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, पर आपके लिए सीखना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सेशन को लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय, ऑल द बेस्ट।